Hello and welcome to Krishna Coaching. Today I'm going to start with you a new topic of Indian Constitution polity and that is composition of Lok Sabha. जी हाँ, मैंने अपने पिछले सेशन में आपको composition of राज्यसभा करवाया था और अब मैं करवाने जा रहा हूँ आपको composition of लोकसभा। समझिए लोकसभा क्या है, कैसे काम करती है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, ये सब डिटेल्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है जी। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए थ्रू आउट ऑल योर एग्जाम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है जी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके सामने अब मैं लेके आ रहा हूं अपनी स्क्रीन जिस पर मैं बेसिक डिटेल्स आपको दिखाऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे। Here comes my screen in front of you people. Let me share my screen with you. I hope now you can see my screen. Can you? देख पा रहे हैं? Yes, sir. स्टार्ट करते हैं अब। ये मेरी स्क्रीन है, ये देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। आज भी लिखा क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा क्या है? 552। वो कैसे है समझिए। ठीक है, 530 कहां से आएंगे? इलेक्टेड होंगे और कहां से आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स। पहली बात, कॉम्पोजिशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन, जबकि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन। इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? गुरनीत आप बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन? जल्दी बोलें, बोलिए। गुरनीत सुन पा रहे हैं आप मुझे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। Yes, sir, but I don't know. अगर आम आदमी वोट डालता है, अगर कॉमन मैन वोटिंग करता है तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा मेंबर बनने के लिए, उसको हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। दो तरह के इलेक्शन जनरल इलेक्शन कहते हैं। पहला तो सेंटर में लोकसभा, स्टेट लेवल पर विधानसभा, यूनियन लेवल पर लोकसभा। ये दोनों जनरल इलेक्शन, और दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए जनरल इलेक्शन कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन ऑलमोस्ट एक ही बात। और इन दोनों में कॉमन मैन वोटिंग करता है। कॉमन मैन, ये लिखा हुआ है, कॉमन मैन वोट्स। क्लियर? और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? हमें वंशिका बताएगी। वंशिका, किसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं राज्यसभा इलेक्शंस में? हु कास्ट वोट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। राज्यसभा के इलेक्शंस में कौन वोटिंग करता है? वंशिका, कैन यू हियर मी? जल्दी बोलिए। Sir, MPs and MLAs only. वेरी रॉन्ग, गलत जवाब। The representatives of state in the Rajya Sabha are elected by elected members of state legislative assemblies, यानी कि only elected MLAs। मैं फिर से बताना चाहूंगा, इधर देखो, जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका काम है कानून बनाना। इसको हम और क्या कह सकते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कितनी चीजों से मिलाकर बनता है? 2, 3 या 4? Sir, 3. ये बात लिखी है आर्टिकल 79 में, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ओके, तो पार्लियामेंट इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। ओके, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो किस से मिलकर बनता है? विधानसभा
और विधान परिषद। विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, ओनली इन 6 स्टेट्स। केवल 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि विधान परिषद है। एक ही चीज के दो नाम बता दिए मैंने आपको, विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर स्टेट में। और 2 यूटीज दिल्ली और पुडुचेरी में है विधानसभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा जो है वो भारत में कितनी है? 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी विधानसभा है, प्लस 2 यूटीज की भी विधानसभा है। कौन सी 2 यूटीज? दिल्ली प्लस पुडुचेरी। पुडुचेरी का पुराना नाम पौंडीचेरी। क्लियर? तो टोटल देयर आर 30 विधानसभा। मैंने बोला 6 विधान परिषद है। जो ये 6 विधान परिषद है ये कौन कौन सी है? सबसे पहला तेलंगाना, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, ओके, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, पहले थी, कर्नाटका। तो तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, ठीक है जी। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अब जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, पहले था आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, मैंने ऐसे याद किया हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, ओके। और आगे चलते हैं। तो हर स्टेट में नहीं है, सिर्फ जो बिग, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है उसी में है। कौन सा हाउस? अपर हाउस एट स्टेट लेवल। अपर हाउस एट सेंट्रल लेवल है राज्यसभा, अपर हाउस एट स्टेट लेवल है विधान परिषद। विधान परिषद का रोल सिर्फ एडवाइजरी होता है, ओके। और आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये समझ में आ गया। वोटिंग राइट्स वो मैंने बताया नहीं, एक बार दोबारा यही मैं बताता हूँ। ये देखो जी, मैंने बताया सेंटर में और स्टेट में। सेंटर में 2 हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में 2 हाउस, विधानसभा, विधान परिषद। इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। क्लियर? इसका भी डायरेक्ट होता है, इसका मिक्स होता है, यानी डायरेक्ट भी होता है और थोड़ा इनडायरेक्ट भी होता है। क्लियर? कैसे? यहां पर कॉमन मैन वोटिंग करता है लोकसभा इलेक्शंस में, पर यहां पर कौन वोटिंग करता है राज्यसभा के इलेक्शंस में? ओनली इलेक्टेड एमएलएस। क्लियर? और विधानसभा में भी, स्टेट की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कॉमन मैन वोटिंग करता है। विधान परिषद के चैप्टर में बताऊंगा कि यहाँ पर 5 तरह के वोटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है जी। 2 डायरेक्ट के, 2 इनडायरेक्ट के और 1 नॉमिनेशन का। क्लियर? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम करने जा रहे थे कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। तो मैक्सिमम सीट्स 552 लिखी हुई थी अभी तक, ठीक है। अब हो गई है मैक्सिमम सीट्स क्या? 550। 530 आएंगे स्टेट्स में से, 20 आएंगे यूनियन टेरिटरीज में से, 2 अभी तक आया करते थे। कहां से आया करते थे? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे। क्लियर? मगर ये वाली चीज खत्म हो गई है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने 2 सीटें जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों की थी, फॉरेनर्स की थी, वो खत्म कर दी है। और 1 सीट विधानसभा में भी खत्म कर दी अभी 104th अमेंडमेंट में। देन एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज 545 members. Of these, 530 from states, 30 from UTs and 2 Anglo-Indian community। और 2 वाले अब खत्म किए हैं, अगली बार इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है जी। तो कितनी सीटों के लिए इलेक्शन होता है? 543 के लिए। 2 के लिए इलेक्शन नहीं होता,
प्रेसिडेंट किसी को भी बिठा सकता है इफ ही इज ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। क्लियर? मगर अब ये खत्म हो गया 1/4 थर्ड, अब सिर्फ दो चीजें रह गई। कौन कौन सी? 530 प्लस 13 जो है मेंबर्स फ्रॉम यूटीज। मैक्सिमम यूटी से कितने हो सकते हैं? 20, पर है कितने? 30। क्लियर? मैक्सिमम स्टेट से हो सकते हैं 530 मेंबर्स। क्लियर? और 530 ही है, तो 530 प्लस 13 543 सीट्स के लिए इलेक्शंस होते हैं। और आगे चलते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड, यानी आम आदमी वोटिंग करता है, बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स। ओके, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मॉडल है, यानी 18 ईयर से ज्यादा एज के हर बच्चे को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ओके, जो भी 18 साल से ऊपर है वोट डाल सकता है, बस वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है? या जैसे कि ये देखो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट डिफाइंड बाय एनी अदर लॉ, एनी लॉ इज एलिजिबल टू वोट एट सच इलेक्शन। ठीक है? who is not disqualified under the provisions of the constitution or any law is eligible to vote at such election। ठीक है? इधर पहले वोटिंग एज हुआ करती थी 21, मगर राजीव गांधी सरकार ने इसको कम कर दिया और 21 से कर दिया 18। हर 18 साल से ज्यादा उम्र का इंसान वोट डालने का अधिकार रखता है। ठीक है? और ये कैस कब चेंज किया था? 1988 में बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट। और आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है? पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो मैनर प्रिस्क्राइब करे, प्रिस्क्राइब द मैनर। ठीक है? कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज चुने जाएंगे इन लोकसभा। ओके, और उन्होंने पार्लियामेंट वालों ने एक लॉ पास किया, डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट। समझिए, the constitution has empowered the parliament to prescribe the manner of choosing the representatives of the UTs in lok sabha। उन्होंने कहा हम इलेक्शन ही करवा देते हैं। क्लियर? और by which the members of lok sabha from the UTs were also chosen by direct election। चंडीगढ़ का इलेक्शन डायरेक्ट है। ठीक है? लोकसभा मेंबर का। देन किरण खेर इज लोकसभा मेंबर फ्रॉम चंडीगढ़। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स, अब ये खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहले 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था, एंग्लियन कमिटी के 2 मेंबर्स को कौन कर सकता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन तब कर सकता था इफ ही फील्स दैट दिस कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा। ओके, पहले ये वाला प्रोविजन नॉमिनेशन वाला 1960 तक चलना था, but has been extended till 2020 by the 95th amendment। और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है? सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा। पहली बात, 5 साल का टेन्योर होता है लोकसभा का, हर 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी, यानी डिसॉल्व हो जाएगी लोकसभा। ओके, अब कैसे कैसे चुनते हैं? वेरियस एस्पेक्ट टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। पहला, टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेस बनती है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ इस एरिया से इसको खड़ा किया जाए इलेक्शन में, ऐसे इसको, और ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिल भी सकती है। कौन हिलाएगा? डिलिमिटेशन कमीशन। क्या सोच के चलेगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बराबर बराबर नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पीपल होना चाहिए। For the purpose of holding direct elections to the Lok Sabha, each state is divided to territorial constituencies। ठीक है? और ये प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, हर स्टेट को लोकसभा में कुछ सीटें अलॉट की जाती है, इस स्टेट से इतने, स्टेट से इतने लोग आएंगे, और वो किस रेशो में होता है? उस स्टेट की पॉपुलेशन।
जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा सीटें मिलती है लोकसभा में, जिसकी कम है उसको कम मिलती है. ओके, रेशियो बिटवीन दैट नंबर एंड पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल स्टेट्स. सभी स्टेट्स में सेम रेशियो चलनी चाहिए. इतने लोग हैं तो उसी के हिसाब से उतनी सीटें देनी है उस स्टेट को. The provision doesn't apply to a state having a population of less than 6 million. 6 million का मतलब क्या हुआ? 1 मिलियन होता है कितना? 10,000, सॉरी 10 लाख. ठीक है, तो 6 मिलियन यानी कि 60 लाख, 60 लाख से कम पॉपुलेशन अगर हो तो ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा. और आगे चलते हैं. Then, each state is divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is the same throughout the state. Population के हिसाब से सीटें देते हैं. Constitution ensures that there is uniformity of representation. The Constitution ensures that there is uniformity of representation in two respects. पहला, between different states and between different constituencies in the same state. पहला, हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से रेशो में उतने लोग खड़े होंगे वहां से, और स्टेट के अंदर भी दो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स को मिला दिया जहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और कहा छोटी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट को एक बना रहे हैं, वो गलत है. पॉपुलेशन सभी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बराबर होनी चाहिए. देन रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस. आज भी सीटों का बंटवारा किस सेंसस के हिसाब से हुआ है? 1971. ओके, पूछिए क्वेश्चन. Sir, as you said right now कि जो constituencies हैं they are divided according to the population of that particular area. So but population तो कभी consistent रहती ही नहीं. तो इसलिए चेंज हो रही है, हम भी चेंज कर रहे हैं बार बार एरियाज को, और ये काम करता है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया बार बार बदल रहे हैं. हर 10 साल के बाद नया सेंसस आ जाता है. आजादी के बाद 1952 ये देखो में चेंज किया, 1962, 72, 2002. क्यों? क्योंकि 1951 में सेंसस आया आजादी के बाद पहली बार, फिर 1961 में आया, फिर 1971 में आया, फिर 1981 में आया, 1991 में आया, फिर 2001 में आया, फिर 2011, अब 2021 में आएगा. क्लियर? तो इस सेंसस के बाद फिर हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी हिला दी, क्योंकि अगर ये सेंसस हुआ तो इसे अगले साल 1952 में चेंज कर दिया, फिर इस सेंसस के हिसाब से 1962 में चेंज किया. जब जब जनगणना होगी तब तक डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा और सीटों की के बंटवारे को चेंज कर देगा. आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन. दोबारा से कैसे एडजस्टमेंट होती है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. दो चीजें. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां से कहां तक बनेगी. ये देखो, मान लो ये मैंने बना दिया शॉर्ट में पंजाब का नक्शा. ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एक, 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 ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये छोटी छोटी, जहां पर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पे छोटे छोटे जगह में बहुत लोग रहते हैं, तो इसलिए इनको ऐसा बना देते हैं. क्लियर? ये हिली एरिया हो, रेगिस्तान हो तो एरिया बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहां लोग रहने वाले कम होते हैं. तो ऐसी बड़ी बड़ी साइज की बनती है क्या? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज. और आगे चलते हैं. आफ्टर एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा and division of each state into territorial constituencies. Parliament is empowered to determine the authority and the manner in which it is to be made. Accordingly, Parliament enacted Delimitation Act बनाई है. 42nd Amendment 1976 ने फ्रीज कर दिया. हुआ क्या था वो समझा देता हूँ. वो ये रहा था कि इंदिरा गांधी का राज था, ठीक है, और इंडिया के जो बीमारू स्टेट्स हैं उसमें पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें पॉपुलेशन कम हो रही थी, जिसकी वजह से राजनीति में कौन ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था? नॉर्थ इंडिया.
और कौन किसकी सीटें कम हो रही थी लोकसभा राज्यसभा से हर 10 साल के बाद, वो था साउथ इंडिया। तो उन्हें समझ में आ गया कि खासकर केरला वगैरह को समझ में आया कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे यहाँ तो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गए, पर नॉर्थ इंडिया वाले खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये लोग सुधर ही नहीं रहे। इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इनकी सीटें लोकसभा राज्यसभा में भी बढ़ती जा रही हैं, और हमारी ताकत कम तो होती जा रही है, लोकसभा में भी ताकत कम हो रही है, राज्यसभा में भी। तो इन्होंने कहा आप भारत को 2 भागों में बांट दो, एक ऊपर देश, एक नीचे देश। नीचे वाले देश का नाम साउथ इंडिया, ऊपर वाले देश का नाम नॉर्थ इंडिया कर दो। ठीक है जी। जैसे कि कोरिया में हुआ, कोरिया का विभाजन हो गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दोनों को शामिल करते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे यहाँ करो। तो हमने कहा आप नाराज ना हो। 1971 में इंदिरा गांधी ने ये आश्वासन दिया कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, और अकॉर्डिंगली, ठीक है, 1971 का जो सेंसस हुआ वहां से फ्रीज लगा दिया कि अब फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट्स, एक स्टेट को कौन कितनी, दूसरी स्टेट को कितनी सीटें देनी है, तीसरी स्टेट को कितनी देनी है, ये सब फ्रीज हो गया। ठीक है, अब लोकसभा में जितनी सीटें थी उतनी रहेगी, बार बार चेंज नहीं करेंगे हर 10 साल के बाद। और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी फ्रीज हो गया टिल 2000। ठीक है, और कब हुआ 1971। ठीक है, this ban on readjustment was extended over for another 25 years। फिर बाद में 25 साल का बढ़ावा और दे दिया, 2026 तक यही चलेगा कि सेंसस कौन सा देखा जाएगा, 1971 का। ओके, और ये किस अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था कि 2026 तक हमने डिसाइड किया ऐसे ही चलेगा, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001। ओके, क्यों ऐसा हुआ? सो दैट हम क्या चाहते थे, टू एनकरेज पॉपुलेशन लिमिटिंग देयर रिसोर्सेस। ओके, 84th अमेंडमेंट 2001 में आई थी। ओके, और it empowered the government to undertake readjustment and rationalization of territorial constituencies, कि वो चाहे तो छेड़ सकते हैं अब किसको, बाउंड्रीज ऑफ द constituencies। okay, population figure 1991 census after 87th amendment 2003 delimitation of constituencies। okay, एग्जांपल्स बता रखे। अगला रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पर आ जाए। Sir, last line of that second topic. बोला later the 87th amendment of 2003 provided for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 census and not 1991 census। However, this can be done without altering the number of seats allotted to each state। समझो ये कब हुआ था, पहले तो वो समझो, ये हुआ है 87th अमेंडमेंट 2003। ओके, वो कहते हैं कि लड़ाई तो ये हो रही है कि जो भारत के अंदर स्टेट्स है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये केरला है जैसे, ठीक है, फिर उसके ये आंध्र प्रदेश आ गई। ठीक है, तो वो कहते हैं स्टेट्स के बीच में लड़ाई है कि जैसे डिसाइड हो गया पंजाब की इतनी सीट्स, हरियाणा की इतनी सीट्स, जम्मू कश्मीर की इतनी सीट्स, हिमाचल प्रदेश की इतनी सीट्स, राजस्थान की इतनी सीट्स, और यूपी की इतनी सीट्स। यूपी बड़ी स्टेट है, बहुत ज्यादा नंबर है। लड़ाई ये है कि कोई स्टेट ये नहीं कहती अगर हमने अभी पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो आप हमारी सीटें हमसे छीन लो। समझ में आया? तो इसका सीज लग गया 2026 तक। मगर सरकार कहती है पंजाब के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन रही है, ठीक है, उसमें तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बराबर पॉपुलेशन होनी चाहिए। समझ में आया? अभी अभी मैंने ये छोटा सा एक डायग्राम बनाया था ये समझाने के लिए। ठीक है, ये देखो, बनाया था अभी। चलो दौड़ बनाया, तो ये देखो, अब मान लो ये पंजाब है, ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एक, ये एक, ये एक,
यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी या छोटी होनी चाहिए कि उसके अंदर की पॉपुलेशन, ए में भी उतनी ही पॉपुलेशन है, बी में भी उतनी है, सी में भी इतनी, डी में भी इतनी, ई में भी इतनी, बस ये बात कही थी। स्टेट का तो जो चल रहा है कि पंजाब कितनी सीटें हैं, हरियाणा कितनी सीटें हैं, राजस्थान कितनी सीटें हैं, ठीक है, तेलंगाना कितनी सीटें, इसको नहीं छेड़ेंगे। मगर इसको छेड़ लो, इसमें कोई लड़ाई भी नहीं है। समझ में आया वंशिका? ओके सर, मतलब कि सीट सेम रहेंगी, बाकी हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करते रहेंगे। स्टेट के अंदर की सीटें वही रहेंगी। स्टेट की पंजाब को कितनी सीटें देनी है, हरियाणा को कितनी देनी है, वो वही चला रहा 1971 वाला, क्लियर। लेकिन पंजाब के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ा छोटा कर लेंगे। समझ में आया? क्लियर। ओके सर, यस हर सर। कॉन्स्टिट्यूंसी में बराबर नंबर ऑफ वोटर होने चाहिए ताकि हर एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट बराबर है। और आगे चलते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। सीधी सी बात है, एससी और एसटी को कितनी सीटें हम रिजर्व करते हैं वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी बता दूं, ये रिजर्वेशन डिसाइड हुआ था कि सिर्फ 10 साल रहेगी, यानी 1960 तक, लेकिन फिर भी उसके बाद ये एक्सटेंड होती रही है। अभी लेटेस्ट ये हुआ है कि 2020 तक चलेगी, और ये 95th अमेंडमेंट में लिखा गया है। ओके, अब पॉपुलेशन की रेशो में एससी और एसटी की लोकसभा में सीटें रिजर्वेशन हो जाएगी। ओके, चलनी थी 10 साल, लेकिन चलती ही जा रही है। ठीक है जी। 95th अमेंडमेंट 2009 ने इसको 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था। ओके, आगे और बढ़ता जाएगा ये पॉलिटिकल कानून की वजह से। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससी एंड एसटी, but they are elected by the voters in a constituency without any separate electorate। क्योंकि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट अवार्ड नहीं किया गया था पीपल ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस को, तो इनको अलग इलेक्टोरेट नहीं चुनता, आम आदमी चुनता है। A member of SC and ST is also not debarred from contesting जनरल कैटेगरी सीट पे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं SC ST के लोग। और 84th अमेंडमेंट 2001 में क्या हुआ? Refixing of seats, refixing of reserved seats on the basis of population of 1991 census। ठीक है जी, समझो ध्यान से। Refixing of reserved seats on the basis of population, नए सेंसस के हिसाब से होगा। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से हमारे इलेक्शंस होते हैं कि मान लो चंडीगढ़ में इलेक्शंस हो रहे हैं, कैंडिडेट ए बी सी डी ई एफ जी सारे खड़े हो गए, इसको मिले 20% वोट्स, इसको मिले 30% वोट्स। समझ में आया? ऐसे सबका चेंज हो गया। ओके, इसको मिले 5%, 8%, 9%। वो देखिए सबसे ज्यादा वोट्स किसको है? बी की पास, तो बी जीत गया। अब मान लो एक और था एक्स, उसको भी 30% ही मिली थी, पर एक वोट का फर्क है बी और एक्स में, तो कौन जीतेगा? एक्स। जिसकी ज्यादा वोट्स है, जिसकी ज्यादा वोट्स है वो जीत जाता है, चाहे उसके पास थोड़ा ही फर्क हो सेकंड वाले के साथ। क्लियर? इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका आइडिया कहां से आया था? यूके। क्लियर? हमने चाहे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड चुना है राज्यसभा में, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है लोकसभा इलेक्शंस के लिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में चुना गया है सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, और आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो एरिया के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलती है, हर मेंबर जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है वो एक एरिया को, ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उस एरिया को कहते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी चुना जाएगा। ओके, देन इसको सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम भी कहते हैं। ओके, जिसको सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाए वो जीत जाता है, फिर चाहे एक वोट का फर्क हो। और सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डजंट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट, पूरे इलेक्टोरेट को नहीं चुना जाता।
इन अदर वर्ड्स इट डजंट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन। इसकी कमी बताइए बहुत बड़ी। ये देखो, मान लो इलेक्शन कई लोगों ने लड़ा, पूछो वंशिका, पूछो बच्चे। Sir, first you explain. मान लो इतने लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जी खड़े हो सकते हैं। अब होता क्या है, इसको मिले 10% वोट्स, इसको मिले 11% वोट्स, इसको 10, 9, 8%, 7, 6, 5, 5, कितना हो गया, 10, 11, 21, 31, 40, यहां तक 40% हो गया। 8, 7, 15, 15, 6, 21, 31, 31 के बाद ये हो गया 9 और इसको मिले 10% वोट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से सारा बंटवारा हो गया। अब बताओ इनमें से कौन जीतेगा, ए बी सी डी ई एफ जी, कौन जीता? आंसर इज बी, जीत गया। लेकिन ये वो आदमी है जिसको 89% ने बोला कि हमें ये पसंद नहीं है और 11% ने बोला हमें ये पसंद है। समझ में आया? क्योंकि बाकी परसेंटेज 89% किसी और को सपोर्ट कर रही थी। मगर फिर भी हम इसको नहीं देखेंगे, हम तो बस ये देखें इंडिविजुअली सबसे ज्यादा वोट किसको मिली। ये है फर्स्ट पास द पोस्ट। ओके, एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स अ ज्योग्राफिकल एरिया होता है, बस इतना देखा जाता है और सबसे ज्यादा वोट जिसको मिली वो जीत गया। आप पूछो बच्चे। Sir, why is this system named as first past the post? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, लो यहां से उठाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ओके, इसको सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी वोटिंग भी कहते हैं, एसएमपी नेटवर्क सिस्टम। ओके, और इसको ये नाम क्यों दिया गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं इजीली मिलेगा। बच्चे गूगल करेंगे इसको, क्यों कहा गया, इसका इतिहास देखना पड़ेगा। विकिपीडिया से देखिए शायद बात चल जाए, वैसे मुश्किल है। Okay, फर्स्ट sir. पास्ट दी पोस्ट, थोड़ा दिमाग लगा के बताऊंगा, एकदम से तुक्का मारना नहीं चाहता मैं कोई। ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास फैक्चुअल बातें नहीं है कि मैं बता सकूं इस ईयर में पहली बार ये नाम किसने दिया, क्यों दिया, रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। Yes. अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की सबसे बुराई क्या है कि 89% की बात, 89% उसके अगेंस्ट थे, 11% उसके फेवर में थे। तो 89 की बात नहीं सुनी, 11% की बात सुनी जा रही है। ये कमी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड बनाया गया था, पर वो इसमें नहीं लगाते, वो किसमें लगाते हैं हम, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है जी, ये मेथड हमारा है फर्स्ट पास द पोस्ट को टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ओके, इसमें हर बंदे को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर। हर कम्युनिटी को हम इसमें ले आते हैं। इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन गेट्स इट्स ड्यू शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। ओके, दो तरह के सिस्टम होते हैं। There are two kinds of proportional representation. कौन कौन से, सिंगल ट्रांसफर वोट और लिस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ लिस्ट सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, हमने फर्स्ट काइंड को चुना है और हम वो क्या कहते हैं उसे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ओके, इज ऑप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड, और फर्स्ट द पास द पोस्ट कहाँ कहाँ चलता है, सॉरी ये सिंगल ट्रांसफर वोट कहाँ कहाँ चलता है, राज्यसभा में चलता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चलता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चलता है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में चलता है। ओके, और आगे चलते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड को, ठीक है, लोकसभा में भी लगाने की बात की थी। दो some members of Congress Assembly had advocated system for representation for the election of members of the Lok Sabha. The Constitution has not adopted ड्यू टू टू रीजंस। दो कारणों से लोकसभा इलेक्शन ऐसे नहीं कर रहे हैं हम।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वो क्या है, डिफिकल्टी फॉर द वोटर्स टू अंडरस्टैंड, अनपढ़ लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि लिटरेसी लेवल कम है। दूसरा, बड़ा देश है और मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट है, इसलिए भी ये अनसुटेबल है भारत के लिए, बहुत पार्टीज है यहाँ। देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के क्या फायदे हैं, किस पर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, समझो खर्चा कम है, सॉरी एडिशनल सिस्टम हैज द फॉलोइंग डीमेरिट्स, खर्चा ज्यादा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, बाई इलेक्शंस नहीं हो पाते, देन it eliminates intimate contacts between the voters and representatives, वो आपस में इजाफ भी नहीं पाते, then it promotes minority thinking and group interests, and क्योंकि सबको वोट डालने का अधिकार मिल रहा है, सबको खुश किया जाता है, it increases the significance of party system and decreases that of voting। क्लियर, यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का सेशन, अगली बार हम यहाँ से शुरू करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस। एनी क्वेश्चन पूछिए वंशिका। सर मतलब नॉट रिलेटेड टू पॉलिटी, बट सर जो हमने इंग्लिश में पढ़ा था यहाँ पे थिंकिंग यूज हो रहा है। होता है बच्चे,